बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शहजाद मोहसिन एंड यू आर वाचिंग MSM मेंटर। आज की क्लास में हम फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। याद रहे कि ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी वजह से हम इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्री ऑसिलेशन किसको कहते हैं। इससे पहले आप जो ऑसिलेशन पढ़ रहे थे वो ऑलमोस्ट फ्री ऑसिलेशन थी, क्योंकि फ्री ऑसिलेशन एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट के एक दफ़ा एक्सटर्नल फोर्स देकर उसको छोड़ दें और फिर वो अपने ही रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट करे, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देन इट्स ऑसिलेशंस आर फ्री ऑसिलेशन। अब यहाँ पर मैंने दो बातों को हाईलाइट किया हुआ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर इसी डेफिनेशन को हम सिंपल से अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि फ्री ऑसिलेशन एक ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें सिर्फ एक दफ़ा ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करवाएं, उसके बाद इसको रिलीज कर दें, दोबारा इसके ऊपर आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करनी। ये जो आपने पहले फोर्स अप्लाई की थी और वही अप्लाइड फोर्स इसकी रिस्टोरिंग फोर्स बनी थी, उसी फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट करे, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। यानी बाहर से फिर से कोई और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करने। जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसके पास कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी भी ही होती है। ऐसी फ्री ऑसिलेशन करते वक्त ऑब्जेक्ट के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, ऑसिलेशन परफॉर्म्ड ओनली ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, द फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी आपने जो एक दफा फोर्स अप्लाई की है जो कि इसकी रीस्टोरिंग फोर्स बनी है, और जब उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकता नहीं। तो याद रहे, इस बात को हमने बहुत डिटेल से पहले पढ़ा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करता है तो वो अपने रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट करता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट अपनी रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से ऑसिलेट कर रहा होता है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही होती, तो तब ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो अब आपने याद रखना है कि फ्रीली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने बात की यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की, तो जरा देखते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स से कौन सी फोर्सेज मुराद हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज से मुराद यहाँ दो तरह की फोर्सेज हैं, एक अप्लाइड फोर्स यानी जो वो वाली फोर्स जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अप्लाइड फोर्स एक ही दफ़ा होनी चाहिए सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करवाने के लिए, उसके बाद दोबारा से कोई आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करनी। यही होगी उसकी अप्लाइड फोर्स। दूसरी फोर्स होगी वो रेजिस्टिव फोर्स होगी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है या एयर रेजिस्टेंस हो सकती है। यानी ये सारे फैक्टर मैंने यहाँ पर जब इसको डिफाइन किया तो मैंने वर्ड यूज किया था एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स में ये सारी फोर्सेज आ जाती हैं, आपकी अप्लाई की जाने वाली फोर्स या फिर फ्रिक्शनल इफेक्ट या एयर रेजिस्टेंस, इसमें से कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करनी चाहिए। तो तब ऑब्जेक्ट के पास जो ऑसिलेशन होती है उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। इसके लिए की पॉइंट याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात, अब जो बात हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई ना कर रहे हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ऐसी जो सिचुएशन होती है ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। यानी जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, जो सिस्टम फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होगा, वो आइडियल सिस्टम होगा, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम। तो याद रखिएगा, फ्री ऑसिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल सिस्टम के अंदर परफॉर्म की जाती है। प्रैक्टिकल सिस्टम में फ्री ऑसिलेशन नहीं होती, क्योंकि कुछ न कुछ रेजिस्टिव फोर्सेज लाजमी इसमें शामिल होती हैं। भले आप अप्लाइड फोर्स को जीरो कर भी दें, लेकिन रेजिस्टिव फोर्सेज उसमें लाजमी होती हैं। हाँ, अगर ये रेजिस्टिव फोर्सेज इसमें शामिल करें या अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करें तो तब ऑसिलेशन कैसी होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फ्री ऑसिलेशन के लिए आपने याद रखना है कि ऐसी ऑसिलेशन होगी जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी, चाहे वो अप्लाइड फोर्सेज हो या फिर रेजिस्टिव फोर्सेज हो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है ना, यहाँ पर जो मेन चीज है फोर्स ना लगने वाली वो एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक बात तो मैंने आपको बताई ना स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो वो अपनी रीस्टोरिंग फोर्स, वर्ड मैंने यहाँ पर फोर्स यूज किया, यानी फोर्स शामिल है,
लेकिन वो फोर्स कौन सी है? रीस्टोरिंग फोर्स है। अब वो सिस्टम की अपनी एक फोर्स है जो उसको ऑसिलेट करवा रही है। अब मैं कह सकता हूं कि उसकी अपनी इंटरनल फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर उसमें एक्ट कर रही होती है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती। तो जो ऑब्जेक्ट में फ्रीली ऑसिलेट करते वक्त ऑब्जेक्ट के पास एक फोर्स होती है, उस फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उस वक्त उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये बातें आपने याद रखनी है। देखें जी, इस बात का क्या मतलब है, उसका ग्राफ अगर हम बनाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ कि इसकी मेन पोजीशन से लेकर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये जो डिस्टेंस होता है, जिसको आमतौर पर हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब ये एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा? देखिए, जब भी अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा तो तब इसका एम्पलीट्यूड ये था। अब जब ये दूसरी दफा वाइब्रेट करेगा तो क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ऐसी लग नहीं रही जो इसकी ऑसिलेशन को या तो ज्यादा करे या फिर कम करे, तो जो ऑसिलेशन पहले हो रही थी जितने एम्पलीट्यूड के साथ, उसी एम्पलीट्यूड के साथ होती रहेगी। तो यहां पर याद रखिएगा, जब कोई आइडियली कोई सिस्टम फ्रीली ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो यूं हम इसका ग्राफ बनाते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू को हमने कांस्टेंट बनाना है। तो अगर हम अप साइड पर डाउन साइड पर देखें तो इसकी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी रहती है, कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइंस इस बात को शो कर रही हैं कि इनकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी होती है? इसके एग्जांपल में हमारे पास है वाइब्रेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन अभी हमने डिस्कस किया कि ये फ्रीली ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। उसके बाद है हमारे पास मैक्स स्प्रिंग सिस्टम। तो मैक्स स्प्रिंग सिस्टम भी क्या करता है? फ्रीली ऑसिलेट करता है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अब समझते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है। देखिए, जो फोर्स्ड ऑसिलेशन अब नाम से ही पता चल रहा है, फ्री ऑसिलेशन से कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी। फोर्स ऑसिलेशन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको डिफाइन भी इसी तरह से करते हैं। इफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स देन इट्स ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो तब उसकी जो ऑसिलेशन होती है उसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। देखिए जी, फर्स्ट करें, हमारे पास यहाँ पर एक ना सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स एक दफा अप्लाई की और उसको इतना डिस्प्लेस करवा लिया। जब आप इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये आपने इस एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ पर वाइब्रेट करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यूं इसकी ये वाइब्रेशन होगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड इस केस में इतना सा बनेगा। फिर आप क्या करते हैं कि जब ये अपनी एक वाइब्रेशन को, यानी आप इसको यहां तक लेकर आए थे पोजीशन ए तक, और ए से इसने बी तक मूव किया, बी से सी तक, सी से ये जब वापस ए पर आएगा तो इधर से आप एक और पुश दे दें इसको, फिर से एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई कर दें इसके ऊपर। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा हो जाएगा। फिर आप जब यहां पर अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लेगा, अब यहां पर फिर से एक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें। अब जितनी दफा आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी दफा इसका एम्पलीट्यूड का क्या करता रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा। तो याद रखिएगा, फोर्स ऑसिलेशन में अगर आप एक खास पीरियड के बाद, देखें यहां पर मैंने वर्ड खास पीरियड यूज किया है कि जब ये अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लेता है, तो उस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के बाद जो आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से हम इसको पीरियोडिक फोर्स भी कह सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। तो फोर्स ऑसिलेशन में याद रखें कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स से उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। देखिए, मैंने फ्री ऑसिलेशन में कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था, तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। यानी अगर मैं एक मैक्स स्प्रिंग सिस्टम में बात करूं तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जब उसने अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया तो उस वक्त उसमें ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम थी। जब हर एक ऑसिलेशन के बाद, यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ शो नहीं किया गया जिसमें आपको बता रहा हूँ कि हर ऑसिलेशन के बाद इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है, हर एक्सटर्नल फोर्स के बाद इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये अपनी मेन पोजीशन से पहले कम दूर जाता था, अब वो ज्यादा दूर जा रहा है। तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उतने ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो मुसलसल इसका जो ग्राफ में एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करते हुए हमें नजर आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जिस बात को शो कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंक्रीज कर रही है।
इसी के साथ हमारे पास एक और मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अ फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज नाउन एज द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म करवाई जा रही होती है, उसको हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। यानी जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम के ऊपर मुसलसल फोर्स अप्लाई की जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो सिस्टम बन गया इसको हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। देखिए बात याद रखिएगा, ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं इसको हम ड्राइव फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने, या इसी वजह से इसको ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल मुख्तसर सी कुछ डेफिनेशन थी हमारे पास फोर्स, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, और साथ में हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी पढ़ा। ये जो फोर्स ऑसिलेशन है इसके फर्दर आगे हमारे पास ना दो तरह की कैटेगरीज बन जाती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी तो इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने की वजह से इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस का, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डैम्पिंग का। तो मैंने आपको बताया दो फोर्सेस होती हैं, एक जो आप अप्लाइड फोर्स होती है आपकी, तो रेजोनेंस जो होती है ये अप्लाइड फोर्स की वजह से होती है, और दूसरा जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से डैम्पिंग होती है। तो ये दोनों बातें इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बड़ी डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।